जय मां सरस्वती। आपको प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। आप देख रहे हैं HPS एजुटेक चैनल पर। मारवाड़ की धरती सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन जो है हिस्ट्री, पहले तो दोस्तों आपको बता देता हूं, इस HPS एजुटेक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं उनसे आप नोट्स बनाएं, अपने पास में एक ऑथेंटिक बुक रखें और उनसे मिलान करते हुए आप नोट्स बनाएं, ताकि आपकी जो समझ है वो विकसित हो सके, आपका जो ज्ञान का स्कोप है वो साथियों बढ़ सके। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, हमें दोस्तों उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो बस इतना पता होना चाहिए कि 206 हड्डियों का ये ढांचा और 640 मांसपेशियों का ये शरीर इस पृथ्वी पर जो आया है कुछ करने के लायक है या नहीं। तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं और इस बड़े भाई की आवाज को सुन पा रहे हैं तो साथियों जुड़िए इस HPS एजुटेक से और अपनी मेहनत कीजिएगा और तैयारी को बढ़ाइएगा। चलिए, आज अपन जो है बात करेंगे साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो है भारत के संदर्भ में, उनसे बात करेंगे। देखिएगा, हम पढ़ेंगे दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में महत्वपूर्ण जो है अभिलेखों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, अभिलेख भी भारत के संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इतिहास को जानने के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लिख लेना। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साथियों साहित्यिक स्रोत। इसी स्रोत को दोस्तों आगे चलकर 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो साथियों प्राचीन साहित्य, जैसे आप पढ़ते होंगे पाणिनि का अष्टाध्यायी, मेगस्थनीज की इंडिका, हाँ दोस्तों, जो ये हमारी कई ऐसे ग्रंथ हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऐसी कई ऋग्वेद, वैदिक साहित्य, कई जो है वो प्राचीन भारत का साहित्य है। और आधुनिक साहित्य, ध्यान से सुनना, आधुनिक साहित्य जैसी आज के समय की जो यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के जो ग्रंथ है वो आधुनिक साहित्य में डाल दिया जाता है। तीसरा दोस्तों है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या विवरण, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यानी दोस्तों जो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। आपके सामने अभी उदाहरण रख रहा हूं, आगे कंटिन्यूअसली दोस्तों अपन पढ़ते हुए चलेंगे, विश्वास रखें इस भाई पर बस। तो दोस्तों, इस विदेशी यात्रियों के विवरण में मैं अगर बात करूं तो जैसे चीनी यात्री आए, चीनी यात्रियों में पहले जैसे बात करूं तो फाहियान आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, आप जानते होंगे। तो दोस्तों फाहियान के द्वारा लिखी गई ग्रंथ जो है जिसे अपन फूको की कहते हैं, उससे जानकारी मिलती है मौर्य कालीन। इसी प्रकार हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनत्सांग या युआनच्वांग आया दोस्तों, इत सिंह यात्री आया, बाद में सिंह की चीनी यात्री आए, अल बरूनी आया जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी। ऐसे कई इतिहासकार जो है विदेशी यात्री हमारे भारत में आए, इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। तो अपन इस पूरा ये 4 स्रोत आप ध्यान रखना, इन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। एग्जामिनर आपका पूछ ले सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि इतिहास का सबसे प्राचीन काल है प्राग ऐतिहासिक काल। आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी केवल एंड केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही होती है। क्यों साथियों? क्योंकि उस समय में लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखने की कला नहीं थी। समझ में आ गई बात आपको? चले, मेरा काम साथियों आपकी समझ विकसित करना है। आप सभी अनुभवी भाई बहन हैं, अपने ज्ञान को परखें, इस चैनल पर विश्वास करें और जुड़िए इस चैनल से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरी पहचान आपकी सफलता। चलिए, और दोस्तों जो इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है आने वाली मुसीबतों का कभी मोहताज नहीं होते, यह ध्यान रखना। तो आगे अपन बात करें साथियों, तो देखो इस पुरातात्विक स्रोत जो है
पुरातात्विक स्रोत में अपन बात अभिलेखों की करेंगे, लेकिन आपका थोड़ा कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ना, उनमें कौन कौन से स्रोत आते हैं? तो साथियों, खुदाई से प्राप्त हुई जितनी भी जानकारी या पुरातत्व विभाग के द्वारा प्राप्त की गई जितनी भी जानकारी है, उनको अपन पुरातात्विक स्रोत में डालते हैं। याद रखना, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक कहते हैं। याद रख लेना। तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले दोस्तों अभिलेख ही आते हैं। अभिलेख है, मुद्राएं हैं दोस्तों, भित्ति चित्र अपन कह सकते हैं, भित्ति चित्र कह सकते हैं अपन। चौथा अपन जो है, हालांकि सिक्के जो है मुद्राएं में ही आ गए, स्तंभ लेख वगैरह हो सकते हैं, ताम्र पत्र होते हैं, मृद भांड होते हैं, ऐसे कई जो पुरातात्विक साक्ष्य है, मूर्तियां हो सकती है, इनसे हमें जो है पुरातात्विक जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अभिलेखों के बारे में। अब दोस्तों आपको पहले ही बता देता हूं, अगर भारत के इतिहास की बात करें तो छोटे मोटे हजारों की संख्या में अभिलेख है। सब अपन नहीं पढ़ सकते, नहीं आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी। अपने को केवल उस चीज पर प्रहार करना है जो हमारे लिए जरूरी है, बाकी हर चीज को थोड़ी पढ़ सकते हैं साथियों। चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो और चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतना बड़ा स्कोप वाला सिलेबस होता है। क्या पूरा सिलेबस अपन याद रख पाते हैं या पढ़ पाते हैं? अपने को कुछ छोड़ना होता है, कुछ याद रखना होता है, कुछ बहुत जरूरी याद रखना होता है। इस प्रकार से आप पढ़िएगा। तो सबसे पहले अपन अभिलेखों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो बातें आप याद रखना। एक तो दोस्तों इपिग्राफी या एपिग्राफी भी आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है। एक आपको ध्यान रखना पुरालेखी विद्या, यह आप जरूर याद रखें। क्या होता है ये देखो, आपको बता देता हूं। पुरालेखी विद्या दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो कहलाती है इपिग्राफी या एपिग्राफी। पुरालेखी विद्या अभिलेखों को लिखने की जो विद्या होती है उसे पुरालेखी विद्या कहते हैं, नो डाउट। चलिए अब दोस्तों अभिलेख जो है लगभग सभी भाषाओं में लिखे हुए मिलते हैं। विदेशी भाषाओं में भी है, हमारी भारतीय भाषाओं में भी है। भारतीय भाषाओं की बात करूं तो प्राचीन भाषाएं, प्राकृत भाषा, फिर दोस्तों पाली भाषा, संस्कृत भाषा, कई भाषाओं में लिखे हुए मिलते हैं। अपने को केवल भारत के संदर्भ में देखना है। पहली बात तो यह हो गई, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, लिखने की विद्या को पुरालेखी विद्या कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, दो बात में आपके साथ, तीन बात। अभिलेखों को दोस्तों तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं। किससे संबंधित है अभिलेख, उसके आधार पर, यानी अभिलेख किन से संबंधित है उसके आधार पर तीन श्रेणियां विभाजित करते हैं। प्रथम श्रेणी के अभिलेख, आप एक एक बात को लिखते चले साथियों। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ध्यान से सुनिएगा क्या बात है। प्रथम श्रेणी के अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जिनमें किसी भी राज्य के शासक द्वारा अपने अधिकारियों या जनता को वहां की सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक स्थिति के लिए सुधार के लिए राज्य द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं या निर्णय जारी किए जाते हैं उनसे संबंधित अभिलेख जारी करते हैं। वो अभिलेख होता है प्रथम श्रेणी का अभिलेख। रिपीट कर रहा हूं, राज्य के द्वारा जनता की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य द्वारा जो आदेश है वो पब्लिक में प्रसारित करने के लिए जो अभिलेख जारी होते हैं वो होते हैं प्रथम श्रेणी के अभिलेख। इसमें उदाहरण आता है सम्राट अशोक के अभिलेख। याद रखना, अशोक के अभिलेख साथियों, ठीक है। चलिए कोई डाउट, आगे देखते हैं। यह जो द्वितीय श्रेणी के अभिलेख, आपने सुना होगा उस मंदिर में यह अभिलेख मिला, उस देवी माता के मंदिर में अभिलेख मिला, शिलालेख मिला। दोस्तों यह अभिलेख जो है ना, इसको कहते हैं धार्मिक या अनुष्ठानिक अभिलेख। क्या मतलब होता है, विभिन्न धर्मों के मत अनुयायी जो शासक होते हैं उन शासकों के द्वारा किसी मंदिर में जो अभिलेख लगवाए जाते थे
उनको यह अभिलेख आनुष्ठानिक अभिलेख या द्वितीय श्रेणी का अभिलेख कहलाए। और तृतीय श्रेणी के जो अभिलेख होते हैं ना, उनको कहते हैं साथियों प्रशस्ति। प्रशस्ति, ध्यान रखना, एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनना, ख्यात, और एक शब्द है प्रशस्ति। दोस्तों आपने सुना होगा दोनों ही शब्द, ख्यात में आप सुनते हो नैणसीरी ख्यात राजस्थान के संदर्भ में, हमारे मारवाड़ परगनारी विगत या मुंडियारी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, कई प्रकार की ख्यात है। होता क्या है दोस्तों, राजा महाराजाओं की जो उपलब्धियां हैं, जो उनकी प्रसिद्धियां हैं, जो उनकी विजय है, उन उपलब्धियों को अगर साहित्यिक स्रोत के माध्यम से लिख करके अगर प्रदर्शित किया जाए तो उसे कहते हैं ख्यात। और दोस्तों अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाए तो उसे कहते हैं प्रशस्ति। रिपीट कर रहा हूं, राजा महाराजाओं की उपलब्धियों का बखान साहित्यिक स्रोत के माध्यम से किया जाए तो ख्यात कहलाएगी, और अभिलेख के माध्यम से किया जाए तो प्रशस्ति कहलाएगी। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि दोस्तों राजा महाराजाओं की उपलब्धियों का बखान करने वाले जो अभिलेख है वो तृतीय श्रेणी के अभिलेख है, इसे कहते हैं प्रशस्ति। कंसेप्ट क्लियर? चलो अब दोस्तों देखो, हमारे भारत के जो प्रसिद्ध अभिलेख जो है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों एक अभिलेख लिखिएगा, यह विदेशी है, जिनका नाम है पोर्सिपोलिल। पोर्सिपोलिल या बेहिस्तून का अभिलेख, या बेहिस्तून का अभिलेख। आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो। पोर्सिपोलिल या बेहिस्तून का अभिलेख, यह अभिलेख दोस्तों विदेशी है। ध्यान रखना, ईरान के प्रसिद्ध राजा हुए दारा, ईरान के प्रसिद्ध राजा हुए दारा प्रथम, उन्होंने दोस्तों भारत में सिंधु नदी वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था और अभिलेख लगवाए थे। इन्हीं ईरानियों से दोस्तों सम्राट अशोक ने अभिलेखों की कला सीखी थी। ध्यान रखना, अभिलेखों को लिखने की कला अशोक को कहां से प्रेरणा मिली? ईरानियों से ही मिली थी। ध्यान रखना, तो ईरान के ये जो ईरानी थे दारा प्रथम, दोस्तों इस द्वारा दारा प्रथम ने, ध्यान रखना, यह अभिलेख लगवाया, पोर्सिपोलिल या बेहिस्तून का अभिलेख। क्या मिलता है इस अभिलेख से जानकारी? इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि ईरान के राजा दारा प्रथम ने सिंधु क्षेत्र पर अधिकार किया था, आक्रमण करके विजित किया था, जीता था। बस इतना ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, अब देखो भारत के संदर्भ में बात करूं तो अपन दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां पर एक अभिलेख आता है, आपको पता हो तो, सारगोन का अभिलेख या सरगोन का अभिलेख। एक एक लिखते चले साथियों, सरगोन का अभिलेख। सामान्य रूप में दोस्तों इसकी जो है तारीख 2350 बताई जाती है ईसा पूर्व की, लेकिन अगर आपको कहीं पर 2500 ईसा पूर्व मिल जाए तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। क्या जानकारी मिलती है इस अभिलेख में? ध्यान से सुनना, ये जो सरगोन या सारगोन जो है सीरिया के राजा थे साथियों, सीरिया के राजा, और सीरिया में यह अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कि मेलुहा के लोग, ध्यान से सुनना शब्द, मेलुहा के लोग दिलमुन, ध्यान से सुनना, दिलमुन या दिलमन वे माकन से होते हुए व्यापार के लिए सीरिया आते थे। समझ में आ गई बात आपको? इस सरगोन के अभिलेख में लिखा हुआ है कि मेलुहा के लोग दिलमन व माकन क्षेत्र से होते हुए व्यापार के लिए सीरिया आते थे। अब दोस्तों क्या जानकारी हुई? यह मेलुहा जो है इनको सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, सिंधु सभ्यता वाले क्षेत्र को कहते हैं। इसलिए इसका मतलब हुआ कि सिंधुवासी लोग सीरिया में व्यापार के लिए जाते थे। दिलमुन जो है आज के बहरीन द्वीप को कहते हैं, और बहरीन को दोस्तों मोतियों का देश कहते हैं। ध्यान रखना, मोतियों का देश कहते हैं, ठीक है। और माकन जो है साथियों, यह माकन, इसका मतलब होता है ईरान का तट या ओमान का तट। माकन का मतलब ईरान
या ओमान का तट होता है। आपको बता देता हूं साथियों, पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो तट है उसको कहते हैं ओमान का तट या माकन तट। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ओके, तो दोस्तों पता चल गया आपको सरगोन का अभिलेख के बारे। अगर आपको पूछ ले किस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, तो यही हमारा अभिलेख है। ओके, ठीक, आगे देखो। अब अगर अपन तीसरी बात करें तो एक अभिलेख जो है दोस्तों वो है वैदिक काल से संबंधित, जिनको भी अपन पढ़ते हैं बोगजकोई का अभिलेख। ध्यान रखना, एक एक अपने को जानकारी होनी चाहिए। बोगजकोई का अभिलेख, और इसी अभिलेख को कहते हैं मितानवी अभिलेख। मितानवी अभिलेख, पीछे आप अभिलेख लिख लेना, इतना समय नहीं है साथियों। बोगजकोई अभिलेख जो है इसमें क्या जानकारी मिलती है, वैदिक काल से संबंधित इस अभिलेख से जानकारी मिलती है साथियों। किस अभिलेख से वैदिक काल से संबंधित जानकारी मिलती है, तो इस बोगजकोई अभिलेख या मितानवी अभिलेख, मितानवी शासकों ने जारी किया इसलिए मिलती है। कहां पर है यह अभिलेख, एशिया माइनर में। एशिया माइनर जो है साथियों मध्य एशिया वाला क्षेत्र, यहां पर एक देश है एशिया माइनर, वहां से मिला है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है साथियों, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। और क्या नाम है दोस्तों, नासत्य। याद रखना, इस नासत्य का ही दूसरा नाम है अश्विनी कुमार। क्या नाम है साथियों, अश्विनी कुमार। तो कहीं पर आपको एग्जामिनर अश्विनी कुमार भी दे सकता है। चलिए आगे बात करूं भाइयों, तो तीसरा जो अभिलेख है हमारा प्रसिद्ध, वो ध्यान रखना, एक एक अभिलेख को लिखते चले, भारत के प्रसिद्ध अभिलेखों की बात करूंगा। तीसरा जो अभिलेख है आपने पढ़ा होगा साथियों, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, डरने की जरूरत नहीं। आप तो केवल भरोसा रखें। आजकल के जमाने में भरोसा नहीं रहा साथियों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बंदे पर भरोसा रखें। इस चैनल पर फेक न्यूज नहीं आने दूंगा, यह हमारा वादा है। चलिए तीसरा जो अभिलेख है दोस्तों वो है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख या इसी को कहते हैं दोस्तों बेसनगर का अभिलेख। बेसनगर का ही दूसरा नाम है विदिशा नगर। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, हेलियोडोरस एक यूनानी यवन राजा हुए दोस्तों, हेलियोडोरस नाम है, हेलियोडोरस, इसका है यह अभिलेख। गरुड़ स्तंभ लेख या बेसनगर का अभिलेख है, बेसनगर का नाम ही विदिशा नगर है। दोस्तों इस अभिलेख से हमें भारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म की जानकारी या वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो गरुड़ स्तंभ लेख या बेसनगर का अभिलेख। यवन राजदूत या यूनानी राजा था दोस्तों हमारा कौन, हेलियोडोरस, उसका यह अभिलेख है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। गरुड़ का मतलब होता है दोस्तों भगवान विष्णु का वाहन, इसलिए वैष्णव धर्म की जानकारी भी इनसे मिलती है। बताया जाता है कि इस यवन राजा ने वैष्णव धर्म स्वीकार किया। चलिए अगला जो अभिलेख है दोस्तों चौथा, उसके बारे में बात करें, ध्यान से सुनना। चौथा है सम्राट अशोक के अभिलेख। अब अशोक के दोस्तों कोई एक अभिलेख नहीं है, इसलिए इसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे, लेकिन सामान्य जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मौर्य वंशी राजा हुआ सम्राट अशोक, उसने दोस्तों कलिंग का युद्ध किया था 251 ईसा पूर्व में। तो साथियों उस बहुत सारा लोगों की हत्या होने के कारण उनका दिल दहल गया और उन्होंने धम्म नीति, बौद्ध धर्म में जो धम्म नीति यानी दोस्तों धार्मिक नीति का अनुसरण किया और दोस्तों सराहनीय कार्य किए थे। इसलिए साथियों सम्राट अशोक ने कई अभिलेख जारी किए जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए सराहनीय कार्य करने के लिए। यह अभिलेखों की जो कला है वो ईरानियों से उसको प्राप्त हुई थी साथियों। इसके बारे में अपन अलग बात करेंगे। लगभग भारत में दोस्तों 40 से ज्यादा अभिलेख इनको मिलते हैं, तो इनके मिलते हैं। आपको इतना ध्यान रखना कि हिंदुस्तान के इतिहास में या भारत के इतिहास में जो सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं ना, वो सम्राट अशोक के ही
है। अशोक के अभिलेखों के बारे में 3-4 बातें आप याद रख लें। बाकी अपन जो है मुख्य शिलालेख जो है अशोक के वो 14 है। मुख्य शिलालेख 14 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप, 14 शिलालेख है। चलिए आगे बात करें साथियों, तो अशोक के जो शिलालेख है उनको पढ़ने को सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कंसेप्ट क्लियर। दूसरी बात, अशोक के अभिलेख 4 लिपि में है और 3 भाषाओं में है, याद रखना, यह आप जरूर याद रखना। और दोस्तों अशोक के जो अभिलेख है वो 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में मिलते हैं। 4 लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, भारत में जितने भी अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में है। खरोष्टी लिपि, पश्चिमोत्तर प्रांत वाले में खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। 2 विदेशी लिपि है दोस्तों, यूनानी लिपि, यूनानी लिपि जो ग्रीक क्षेत्र से संबंधित है, और एक लिपि है अरामेइक लिपि, अरामेइक लिपि। यह 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं साथियों। चलिए आगे बात करूं तो 3 भाषाओं में है। भारत में जितने अभिलेख है वो तो है प्राकृत भाषा के दोस्तों, और ये दोनों लिपियां जो है ना यूनानी में अरामेइक, ये भाषाएं भी है, इसलिए ये एक अभिलेख जो है इन दोनों भाषाओं में भी लिखा हुआ है। तो यूनानी भाषा, अरामेइक भाषा और प्राकृत भाषा, इन 3 भाषाओं के ले गए। 3 देशों में मिले, एक तो भारत देश, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान में भी मिले थे। मौर्य वंश के अभिलेख तो 4 देशों में मिले, बांग्लादेश में भी मिला है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। अशोक के अभिलेख जो है यह 3 देशों में मिलते हैं साथियों। तो इतना ध्यान रखें, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उस समय सब आपको बताया जाएगा, डरने की कोई आवश्यकता आपको है ही नहीं साथियों। चलिए चौथा अभिलेख जो है साथियों वो है हमारा जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, इसी को कहते हैं साथियों गिरनार का अभिलेख। गिरनार, ध्यान से सुनना, एक एक जानकारी को नोट करते हुए चलना। यह जूनागढ़ रियासत वो ही है जो दोस्तों गुजरात में है, नरसिंह मेहता से जुड़ी हुई है ना वो जूनागढ़, और गिरनार पर्वत भी वहीं का है। दोस्तों आपने सुना होगा एशियाई शेर एकमात्र अभयारण्य जो गिर राष्ट्रीय अभयारण्य में मिलते हैं गुजरात में, यह वही गिर अभयारण्य वाला गिरनार पर्वत है, ध्यान रखना। यह जो अभिलेख है यह दोस्तों शकों के द्वारा जारी हुआ। शक वंश के राजा थे शक, और शक वंश के राजा अपने नाम के आगे लगाते थे सत्रप, ध्यान रखना, सत्रप लगाते थे। इस शक सत्रप रुद्रदामन ने यह दोस्तों अभिलेख जारी किया था, ध्यान से सुने ना, शक शासक रुद्रदामन ने अभिलेख जारी किया। इसमें दोस्तों 4 वंशों से संबंधित जानकारी मिलती है। एक तो ध्यान रखना शक वंश की भी जानकारी है, सॉरी 3 वंशों की, शक वंश की भी जानकारी है। दूसरा दोस्तों मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य दोनों के नाम मिलते हैं। ध्यान से सुना, आपको पूछ लेगा किस मौर्य शासक का नाम नहीं मिलता, तो थोड़ा ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य का नाम मिलता है। तीसरा दोस्तों गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त की जानकारी भी मिलती है, क्योंकि इन्होंने शकों का दमन किया था, इसलिए इनकी जानकारी भी मिलती है साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत में संस्कृत भाषा का यह प्रथम अभिलेख है जो 150 ईस्वी का है। ध्यान, सुदर्शन झील की जानकारी भी इसी में मिलती है। इतना जरूर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। 5वां अभिलेख देखो दोस्तों, 5वां जो अभिलेख है वो है ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख या प्रशस्ति भी कहते हैं इसको। मध्यवर्ती भारत में साथियों एक चालुक्य वंश के राजा हुए जिनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान रखना, पुलकेशिन द्वितीय है दोस्तों, चालुक्य वंशी राजा है। हर्षवर्धन से इन्होंने क्या किया, युद्ध किया था, और हर्षवर्धन से युद्ध में इन्होंने जीत लिया। इसकी जानकारी इस आंध्र प्रदेश वाले ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इस ऐहोल अभिलेख को लिख रचयिता जो थे उसका नाम था रवि कीर्ति साथियों, रवि कीर्ति थे, ध्यान रखना, रवि कीर्ति थे। इस अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त करने पर
पुलकेशिन द्वितीय ने 2 उपाधियां धारण की, आदिवर्रा और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए अब देखो अगला जो है साथियों भीतरी का अभिलेख। 5वां जो है भीतरी, उत्तर प्रदेश के पास में दोस्तों भीतरी का अभिलेख। इस अभिलेख के बारे में क्या खास है? यह स्कंदगुप्त का अभिलेख है। गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त का अभिलेख है। स्कंदगुप्त ने दोस्तों हूण वंश, एक विदेशी जाति है हूण, इस हूणों पर आक्रमण किया और उसके पर विजय प्राप्त की। हूणों पर आक्रमण करके उनको हराने का या विजय प्राप्त करने की जानकारी भीतरी के अभिलेख स्कंदगुप्त से प्राप्त होती है। चलिए अगली बात करूं तो दोस्तों एरण का अभिलेख। एरण जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। एरण अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है साथियों? ध्यान रखना, यह जो अभिलेख है यह दोस्तों गुप्तकालीन जानकारी देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, यह गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त का अभिलेख है साथियों। भानुगुप्त का अभिलेख है। इंपॉर्टेंट क्या है साथियों? भानुगुप्त की पत्नी सती हुई थी, इसलिए इस अभिलेख से जानकारी सर्वप्रथम सती प्रथा की मिलती है। सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? हिंदुस्तान के इतिहास में इस एरण मध्य प्रदेश के अभिलेख से। चलो अगली बात करूं साथियों तो देखो और क्या है, तो अपन बात करें बांसखेड़ा व मधुबन का अभिलेख। प्रसिद्ध अभिलेख है दोस्तों बांसखेड़ा व मधुबन का अभिलेख। यह क्या है साथियों? तो देखो यह 2 अभिलेख जो है इनसे हमें पुष्यभूति, ध्यान से सुनना, पुष्यभूति, यह पुष्यभूति एक वंश का नाम है जिसे आप वर्धन वंश भी कहते हैं। और इसके प्रसिद्ध राजा हुए हर्षवर्धन। उनकी उपलब्धियों की जानकारी जो है इस बांसखेड़ा व मधुबन अभिलेख से मिलती है साथियों। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट दोस्तों। फिर डाउट हो तो मैं क्या कर सकता हूं आपका। वो जमाना था तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय वाला, आज जमाना मोबाइल की स्क्रीन वाला आ गया। तो इसलिए साथियों थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगला जो अभिलेख है बालाघाट, वह दोस्तों बालाघाट में कार्ले के अभिलेख। ये दोनों है महाराष्ट्र में साथियों। कार्ले के चैत्य भी प्रसिद्ध पूजा स्थल होता है जैन धर्म का। तो ध्यान रखना ये अभिलेख जो है सातवान वंश की जानकारी देते हैं साथियों। सातवान वंश की जानकारी देते हैं, ध्यान रखना। मैं साथ में आपको जोड़कर एक अभिलेख बताता हूं, नासिक अभिलेख। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में और वहां पर आपको पता है साथियों त्र्यंबकेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर, नासिक में प्रयागराज का प्रसिद्ध मेला भरता है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, वो ही नासिक महाराष्ट्र वाला। यह अभिलेख जो है ना दोस्तों यह सातवान वंश का ही है। एक राजा हुए बलश्री, ध्यान रखना, गौतमी बलश्री पुलमावी का है यह साथियों, पुलमावी। इस बलश्री के स्थान पर कहीं पर आपको वशिष्ठ भी लिखता हुआ मिल जाए ना, डरना नहीं। सुनिएगा मेरी बात, सातवान वंश की जान सिमुक ने स्थापित किया था दक्षिणी भारत में सातवान वंश। सातवान वंश की जानकारी केवल एंड केवल दोस्तों अभिलेखों पर से ही मिलती है। अभिलेखों के द्वारा ही लिखा गया इतिहास है इस वंश का। इंपॉर्टेंट क्या है, दक्षिणी भारत में ही नहीं लगभग भारत में ऐसा एक पहला वंश है जो मातृ सत्ता पर, मैट्रियार्की पर आधारित था। नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। आपने सुना होगा प्रसिद्ध सातवान वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह गौतमी एक मां की उपाधि रही होगी साथियों। इसी प्रकार एक सातवान वंश के राजा हुए पुलमावी और इनकी मां का नाम था बलश्री या वशिष्ठी। तो गौतमी बलश्री पुत्र पुलमावी का यह लेख है और नासिक में है, इसलिए यह सातवान वंश की जानकारी देता है। और बालाघाट में कार्ले दोनों ही सातवान वंश की जानकारी ही देता है। अगला लिखिएगा साथियों, जल्दी कीजिएगा, समय का बड़ा ही अभाव रहता है भाइयों। अगली बात जो है ना वो है देवपाड़ा का अभिलेख। देवपाड़ा का अभिलेख यह दोस्तों है कहां पर? मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मालवा के प्रसिद्ध राजा हुए, आपको पता होगा साथियों, नहीं हो तो मैं आप
सॉरी यह नहीं, देवपाड़ा का जो अभिलेख है साथियों, यह अभिलेख है बंगाल में प्रसिद्ध वंश चलाता सेन वंश। ध्यान से सुनना, सेन वंश उत्तरी मध्यकालीन भारत में, इतिहास में उत्तरी भारत में बंगाल के आसपास दोस्तों एक प्रसिद्ध वंश चलाता सेन वंश। उस सेन वंश के प्रसिद्ध राजा हुए दोस्तों जिनका नाम था विजय सेन। उस विजय सेन का यह अभिलेख है और सेन वंश की जानकारी देता है यह देवपाड़ा का अभिलेख। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों और क्या है, तो एक अभिलेख आपने सुना होगा दोस्तों, हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख, यह अभिलेख जो है साथियों उड़ीसा राज्य में एक प्रसिद्ध जगह है कलिंग। कलिंग ध्यान रखना, कलिंग एक जगह है, यहीं पर युद्ध हुआ था, आपको पता है तो सम्राट अशोक के द्वारा नंद राज के साथ। तो ध्यान रखना यह कलिंग हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है यह कलिंग की जानकारी देता है और कलिंग के दोस्तों चेदी वंश के राजा खारवेल का है। यह खारवेल का इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यह प्रसिद्ध लेख जो है तिथि रहित है, इस पर कोई तिथि नहीं है, यह ध्यान रखना आप, इस पर तिथि नहीं लगी हुई है दोस्तों, तिथि रहित अभिलेख है, उड़ीसा में है यह कलिंग का अभिलेख। चलिए और दो तीन महत्वपूर्ण अभिलेख है वो भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एक है मंदसौर का लेख। मंदसौर का लेख यह दोस्तों मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट यह है साथियों कि यह जो अभिलेख है मालवा के राजा यशोवर्मन का है, यशोवर्मन का है, ध्यान रखना। बस मंदसौर का लेख मालवा के नरेश यशोवर्मन का है। चलिए और क्या है, तो एक दोस्तों ग्वालियर का लेख है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह जो अभिलेख है यह प्रतिहार वंश के राजा, प्रतिहार वंश के राजा भोज प्रथम का है दोस्तों, भोज प्रथम का है, ध्यान रखना। प्रतिहार वंश के राजा भोज का यह अभिलेख है ग्वालियर, भोज प्रशस्ति भी कहते हैं इसको। चलिए और कौन सा अभिलेख है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं दो अभिलेख और प्रसिद्ध है। एक तो है दोस्तों अयोध्या का लेख, अयोध्या का लेख, और दूसरा जो है ध्यान रखना इसको अपन कहते हैं दोस्तों भरहुत का स्तंभ लेख, भरहुत का स्तंभ लेख, यह भी आप ध्यान रखना। एक दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति, उसको भी आप याद रखना। एक मेहरौली का स्तंभ लेख, मार्कर भी धोखा दे रहा है, मेहरौली का स्तंभ लेख, यह चार आप याद रख लो। बस इतना ही फेमस अभिलेख है भारत में, बाकी तो खूब सारे दोस्तों। अयोध्या का लेख जो है इससे हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों, ध्यान रखना। यह भरहुत का स्तंभ लेख जो है ना साथियों, यह वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। इस अभिलेख से भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना। इस अभिलेख पर एक शब्द लिखा हुआ है शुंग नरेण, शुंग नरेण, इसलिए दोस्तों शुंग का मतलब लगाया शुंग वंश से और नरेण का मतलब लगाया नरेश, यानी शुंग राजाओं की जानकारियां। और सबसे पहले मनुस्मृति की रचना है, भागवत धर्म है, शुंग वंश से संबंधित ज्यादा रहा है साथियों। तो शुंग वंश की उपलब्धियों की जानकारी इस भरहुत के स्तंभ लेख व अयोध्या के लेख से मिलती है। आगे बात करूं प्रयाग प्रशस्ति, मैंने बताया दोस्तों राजाओं की उपलब्धियों का बखान हो वो प्रशस्ति है, ध्यान से सुना। यह सम्राट अशोक का लेख था, पहले किसका था, सम्राट अशोक का लेख था और लगा हुआ था दोस्तों कौशाम्बी यूपी में। इस लेख को उठाकर लेकर आया अकबर, कहां पर साथियों, प्रयागराज में लेकर आया। पहले नाम प्रयाग ही था, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वह प्रयाग में लेकर आया। और अकबर ने दोस्तों क्या किया, इस प्रयाग का जो नाम है 1574 में क्या कर दिया, इलाहाबाद कर दिया। क्या कर दिया, इलाहाबाद कर दिया, जिसका नाम वर्तमान में वापस प्रयागराज हुआ है। इस प्रयाग वाले इस कौशाम्बी के अशोक मौर्य के लेख को इलाहाबाद में लगा दिया और इसका नाम कर दिया इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद लेख। फिर दोस्तों इसका नाम जब प्रयाग हुआ तो यह प्रयाग प्रशस्ति कहलाया, क्योंकि नाम प्रयाग था तो प्रयाग प्रशस्ति भी कहलाया। समुद्रगुप्त जो हुआ दोस्तों, समुद्रगुप्त का
दोस्तों एक प्रसिद्ध इतिहासकार था हरिसेन। उस हरिसेन ने, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों को इस पर लिखवाया, इसी पर लिखवाया, इसलिए यह दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त का लेख भी कहलाया। इसी प्रयाग प्रशस्ति वाले लेख पर साथियों, लेख का मतलब होता है ऐसी लाइनें दोस्तों, लाइनें जो विजयों के बारे में लिखी जाती है या किसी शासक की जानकारी देती है। तो इस पर दोस्तों एक बीरबल की लेख भी मिलता है। यह वही बीरबल है जो अकबर के समय नवरत्नों में एक था, और बादशाह बीरबल की अपन जो कहानी सुनते हैं वही बीरबल। और दोस्तों दूसरा अकबर के पुत्र जहांगीर की भी जानकारी मिलती है अपने को इस लेख पर। अगला लेख है दोस्तों मेहरौली का स्तंभ लेख। दिल्ली में बनी हुई है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास में लोहे का स्तंभ लेख है दोस्तों। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा लेख जिन पर अभी तक जंग नहीं लगा, लोहे का मेहरौली स्तंभ लेख है, उस पर दोस्तों यह जो लेख लगाया हुआ है, बताया जाता है कि यह लेख जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। ध्यान रखना, इस पर दोस्तों एक नाम लिखा हुआ है चंद्र, उससे केवल हम अनुमान लगाया गया है कि यह लेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। दोस्तों जहां तक मैं मानता हूं, आपको मैंने बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो साथियों ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फैला दीजिए इतना कि हर स्टूडेंट की मोबाइल स्क्रीन पर यह जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।